वंदे मातरम। 27 मार्च 2021 सायं 8 बजे आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया से मिलने के लिए उदय मन्ना हाजिर हो गया है। और आप जानते हैं कि कल होलिका दहन है और फिर परसों होली है, तो इसे लेकर हम लोग विशेष कुछ बातें करते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि वर्ल्ड थिएटर डे है, तो मन में ऐसा आया कि क्यों ना कुछ ड्रामेटाइज ढंग से आज की फेसबुक लाइव किया जाए। अगर अनुमति है तो आइए शुरुआत करते हैं इस आरजेएस पॉजिटिव सॉन्ग से। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के जुड़ने का। धीरे धीरे और लोग भी आ रहे हैं। बिंदा जी को जय हिंद और घनश्याम तिवारी जी भी दिख रहे हैं। कमेंट नहीं आया है। घनश्याम तिवारी जी कमेंट ज़रूर करें। आज होली पे आप लोगों से मिलने के लिए, आप जानते हैं कि होली की पूर्व संध्या, होलिका दहन की पूर्व संध्या कहें, और होली भी है, तो बड़े रंगों का त्यौहार जो है, बड़े खुशी की बात होती है। गिले शिकवे दूर करके हम लोग मिल जाते हैं, तो चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए। और होलिका दहन है तो किस तरह से बुराइयों पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, इस तरह की जो भारतीय संस्कृति रही है उसको यहाँ पर किया जाए। लेकिन आज विश्व रंगमंच दिवस है। रंगमंच जिसका कि बहुत ही संघर्षशील कलाकार होते हैं और रंगमंच की विधाओं के जानकार जो हैं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। फिर वो एक परंपरा सी बन गई कि वो रंगमंच करने के बाद उन सीढ़ियों को चढ़ते हुए बॉलीवुड तक की यात्रा लोग कर लेते हैं। तो रंगमंच जो है वो एक तरह से माँ है कलाकारों की, जो थिएटर करना चाहते हैं। तो थिएटर में आकर लोग बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए, थिएटर क्या चीज़ है, उसकी एक मानगी आपको कोरोना के बारे में बड़ा हास्य भी आएगा, लेकिन एक कोरोना जो सरकार का निर्देश है उसको लेकर भी एक ये चीज़ें कह रही है। लेकिन है तो ये ड्रामा ही है, ड्रामा ही है। और ड्रामा जीवन भी एक नाटक है। और सभी ये जो रंगमंच दुनिया है इसमें सभी कलाकार हैं। तो थोड़ा सा हम लोग आज होली के साथ साथ, क्योंकि दोनों ही रंग हैं, दोनों में रंग है, 7 रंग है नाटकों में, और इंद्रधनुषी रंग है और रंगों का त्यौहार होली है, तो क्यों ना आज कुछ अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया जाए। इस फेसबुक को थोड़ा मनोरंजन का पुट देते हुए मेरी ये कोशिश होगी। मेरे मन में आया कि रोज़ाना फेसबुक लाइव हम लोग करते हैं, लेकिन आज चूँकि विश्व रंगमंच दिवस है और रंगों का त्यौहार होली की तैयारी चल रही है, घर घर में जो पुए पकवान होते हैं, जो गुजिया वगैरह होते हैं होली के अवसर पे, और पकौड़े वगैरह, ये सब सारी चीज़ें बनती हैं, और होलिका दहन की तैयारी भी चल रही है। आप गली मोहल्ले में देखेंगे तो वहाँ पर होलिका के लिए लोग जो है, बच्चे खास करके बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि उनको समाज सेवा करने का एक अवसर मिलता है। और यही जो संस्कार है, ये जो संस्कार है, यही जो है वो उनके अंदर आता है, सामाजिक गुण आ जाता है। ये पर्व और त्यौहार जो है इसी एक रास्ता को तोड़ते हुए समाज की समरसता में विश्वास बढ़ाते हैं। यही तो है हमारे राष्ट्रीय पर्व हों, जैसे स्वतंत्रता दिवस वगैरह आते हैं। जैसे 23 मार्च को आप देखिए शहीद दिवस, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। जिन लोगों ने नहीं लिखा उन लोगों को प्रेरित किया गया कि आप भी ऐसे दिवस को मनाने से एक रास्ता टूटती है और फिर जो एक संस्कृति है उसको बल मिलता है। और होली तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। गिले शिकवे भूलकर हम लोग जो है हंसी के साथ, मुस्कान के साथ आप सबों से मिलते हैं। तो अब आइए हम विश्व रंगमंच दिवस ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि आज विश्व रंगमंच दिवस भी है
तो थोड़ा सा उस आज फेसबुक प्रेजेंट करने का जो स्टाइल है उदय मन्ना का, वो थोड़ा सा बदला बदला सा नजर आएगा। तो आइए, थिएटर क्या है और कितनी बातों को आसानी से कही जा सकती है, उसकी एक वानगी देखिए। मास्क पहनने और हाथ धोने की आदत ना छोड़े, वरना फिर से कोरोना आ जाएगा, फिर से लॉकडाउन। और याद है ना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना पीना सब फिर से करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या समझाएं, इसलिए याद रखिए, मास्क है जरूरी। तो आपको भी हंसी आई होगी निश्चित रूप से, और यही हंसी बनी रहनी चाहिए। ये होली का त्यौहार है और साथ में रंगमंच दिवस है, ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और देखिए, होली और रंग दोनों में ही है, यही हम कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये दिवस जो है इस वक्त आसपास में जो आया हुआ है, रंगों का त्यौहार होली, और रंगमंच, विश्व रंगमंच दिवस, उसमें भी रंग हैं। कई तरह के रंग मिलते हैं, तब जाके रंगमंच दर्शकों तक पहुंचता है। दर्शक भी उसकी एक विधा के पार्ट हैं, बिना दर्शक के रंगमंच नहीं हो सकता है, कलाकार होते हैं। तो होली के दिन क्या क्या खूबसूरत व्यंजन बनते हैं, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है गुजिया जो है, पुए पकवान हैं, ये उसकी तलब होने लगती है। और एक और चीज़ है जो आप उसको कह सकते हैं, दही बड़ा कह सकते हैं, वो चीज़ भी बनाई जाती है। ये देखिए, मुंह में पानी आ जाए, बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, और आप समझिए कि कल से ये शुरू हो जाएगा। 2 दिन तक आपको ये तस्वीरें मिलेगी, तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो, ये देखिए गुजिया वगैरह जो है वहाँ सारी चीज़ें होली के अवसर पे, ये गुजिया देखिए, मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। पुए पकवान, इस तरह की चीज़ें, होली बहुत ही खुशी का त्यौहार है, इसमें रुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, और बड़े ज़बरदस्ती भी लोग करते हैं। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपकी गली से कोई गुजर रहा है, तो बिना जान पहचान का आदमी हो सकता है, वो कहीं ऐसी जगह जा रहा हो, कपड़े उसके ख़राब ना हो जाए, बच्चे उस पर से गुब्बारा फेंक देते हैं, उसके वस्त्र खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। हाँ, दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सार्वजनिक रूप से आप त्यौहार नहीं मना सकते हैं। ये शबे बारात है, उसको भी सार्वजनिक रूप से जाकर नहीं मना सकते हैं, आप घर में मनाइए। ये एक हिदायत, निर्देश दिल्ली पुलिस के द्वारा दे दिया गया है। इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कानून का पालन करते हुए ही त्यौहार मनाएं तो रंग में भंग नहीं पड़ेगा। और उसी तरह से अपरिचित लोगों के साथ जो है वो थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। यहाँ पर महिलाओं, गांव-गांव में होली मनाई जाती है, यहाँ पर ज़बरदस्ती महिलाओं के साथ भी नहीं करनी चाहिए, रिश्ते में चाहे जो भी लगें। लेकिन आप लठमार होली आप देख लीजिए, कितना मतलब हमारी संस्कृति की तो महानता की जिक्र आप करते करते थक जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। लठमार होली कैसे पुरुष जो है, देखिए कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, और पुरुषों की चलती है, घर में हो बाहर हो, डिसीजन मेकर होते हैं। लेकिन होली आते ही वो जो सोटा कहें या जो लठमार कहते हैं, लठ क्या, वो चुन्नी से बना लीजिए या किसी कपड़े से बनाकर, और जैसे मारती हैं और जो पुरुष भागते हैं, ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी महानता है। स्त्री पुरुष 2 समाज के आधार होते हैं, और दोनों मिलकर किस तरह से हंसी टिठोली करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को समझना चाहिए। समाज में शांति हो, सद्भाव हो, सौहार्द हो, इसको बिगड़ने नहीं देना है, क्योंकि ये बिगड़ गया तो भारत खत्म हो गया। ये जो सारे हमारे पर्व त्यौहार हैं, शबे बारात आ रहा है, होली आ रही है, कल होलिका दहन है, और फिर धुलेंडी है, होली 29 तारीख को। तो ये सारे शांतिपूर्वक पूरे देश में, देश के सारे लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर भारत में सारे लोग मिलकर जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझें। हाँ, और कहीं कोई ऐसी कटु बात कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इसी संस्कृति को तो हमारी यही मजबूती है, यही हमारे समाज की मजबूती है, भारत की मजबूती है। विदेशों में हमारी यही पहचान है। इस पहचान को बनाए रखना है। ये पूर्वजों ने इस विरासत को हम लोगों के हाथों में दे दिया है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग एक सुंदर स्वस्थ भारत जो है वो अगली पीढ़ी तक ले जाएं। यही है सकारात्मक भारत जन आंदोलन, 5.5 साल से चल रहा है।
तो ज़्यादा समय न लेते हुए होली के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दादा दादी और पोता पोती की बातों से परिचित कराते हैं कि किस तरह से वो ओम सुप्रभात। कनेर का उपहार। वाह, दरवाजे पर सुदर्शन चक्र लिए प्रकृति हमारी रक्षा में खड़ी हैं। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि ये बसंत ऋतु है और फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना मुस्कुराएं। और वो यह बता रही है और भी कि बातें हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको दादा पोती की बातें जो है वो कोटों से देखिए, पुराने टुकड़े कागजों से बनाया हुआ है और इस पर लिखा हुआ है हैप्पी होली दादा होली। तो यह पत्र किसी हमारी बच्चियों ने दिया है और हम बुजुर्गों का हमारा सम्मान के साथ वो अब इस दूसरे पेज में होली का पिक्चर बनाकर हैप्पी होली खेलने का संदेश दे रही हैं कि कोरोना काल में आप दादा दादी घर में ही रखकर होली खेलें, और वो बता रही हैं दूसरे इसमें लिखकर बता रही हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वी ईट मालपुआ, दही बड़ा एंड अदर स्वीट्स, वी प्ले विथ कलर, गुलाब। विश यू ए वेरी हैप्पी होली, होली हैप्पी होली। तो मैं आप सबको ये संदेश आपके लिए है, परिवार के लिए है। RJS एक भारत एक परिवार जी हाँ का उत्सव मनाने का होली का दिन कल है। जी हाँ, तो होली का दिन है, भारत एक परिवार, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार। 145वीं बैठक में इस बात की लॉन्च किया गया है, लोकार्पण किया गया कि अब सारी बैठकों में राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, इसे लेकर भी हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। हर बैठकों में इस बात की चर्चा होगी और जो उस क्षेत्र के जहां बैठक हो रही है उस क्षेत्र के जो क्रांतिकारी होंगे, गतिविधियां जो होंगी आज़ादी के समय चली थी, उसके बारे में एक वक्ता बताएंगे। बाकी सब बातें सेम होंगी, विषय वस्तु सारगर्भित लेकर वो चर्चा की जाएंगी। 3 लोग होंगे उस बैठकों में। हर बैठकों में जारी कर दिया गया है कि एक अतिथि वक्ता या और मुख्य वक्ता और एक मुख्य अतिथि के रूप में वो आएंगे। आइए सीधे होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्यौहार है। ये पर्व जो है फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली के पर्व से अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। उसमें से प्रहलाद वाली जो कहानी है वो आप सभी जानते होंगे। मैं थोड़ा सा उसका वर्णन कर देता हूँ। हिरण्यकशिपु नाम का जो असुर राजा था और बड़ा ही अहंकारी था, ईश्वर को नहीं मानता था, और जो प्रहलाद थे उनके लड़के वो ईश्वर भक्त थे और यही जो है वो बताना चाहता था कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग छोड़ दो, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। तो उन्होंने जो होलिका का दिन होता है तो उनकी बहन को आशीर्वाद प्राप्त था कि आग में वो अगर वो जो कपड़े थे वो पहन के और बैठ जाएं तो होलिका नहीं जलेंगी लेकिन प्रहलाद जल जाएंगे। तो यही षड्यंत्र जो है वो हिरण्यकशिपु ने किया। तो आग पर बैठते ही वो हवा ऐसी चली कि वो कपड़ा जो है वो प्रहलाद पे चला गया और होलिका जो है जल गई। तो ये होलिका दहन इसीलिए कि जो ईश्वर को मान रहे हैं, जो आस्तिक हैं, जो लोग आस्था में विश्वास रखते हैं और उन लोगों के ऊपर ये है कि इसीलिए कि मतलब हमें षड्यंत्र करके प्रहलाद को, तो प्रहलाद जो है वो आनंद का वो प्रतीक है और
उत्पीड़न का प्रतीक जो है वो होलिका, और उसी को होलिका को लकड़ी जलाकर प्रतीक रूप में जो किया जाता है। और प्रेम उल्लास जो होलिका दहन में होता है वो आनंद है, वो प्रहलाद है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो सारी चीज़ें की गई हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य में भी होली के बहुत से रूप हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रसों में समूह रास का वर्णन है, और कालिदास रचित ऋतु संहार में एक पूरा सर्ग ही वसंतोत्सव को अर्पित है। भारवी, माघ और अन्य कई संस्कृत कवियों ने वसंत की खूब चर्चा की है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में होली का वर्णन है। भक्तिकाल और रीतिकाल के हिंदी साहित्य में होली और फाल्गुन माह का विशिष्ट महत्व रहा है। तो बहुत सारे सूरदास हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, जायसी, मीराबाई, कबीर, ऋतकालीन बिहारी, केशव, धनानंद आदि अनेक कवि जो हैं उनका विषय ये रहा है। और महाकवि सूरदास ने बसंत एवं होली पर 78 पद भी लिखे गए। पद्माकर ने होली विषयक प्रचुर रचनाएं प्रस्तुत की हैं। और संगीत में भी जैसे भारतीय शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक और फिल्मी संगीत के परंपराओं में होली का विशेष महत्व है। शास्त्रीय संगीत में धमार का होली से गहरा संबंध है। ध्रुपद, धमार, छोटे व बड़े ख्याल, ठुमरी में भी होली के गीतों का सौंदर्य देखते ही बनता है। कथक नृत्य के साथ होली, धमार और ठुमरी पर प्रस्तुत की जाने वाली अनेक सुंदर बंदिशें जैसे चलो गुइयाँ आज खेलें होरी, कन्हैया घर आज, मतलब आज भी बहुत लोकप्रिय है। और ध्रुपद में गाए जाने वाले लोकप्रिय बंदिश है खेलत हरी संग सकल रंग भरी होरी सखी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ राग ऐसे हैं जो होली के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। बसंत, बहार, हिंडोल और काफ़ी ऐसे ही राग हैं। और होली पर गाने बजाने का अपना एक वातावरण बन जाता है। लोग उमंग उत्साह में आ जाते हैं। चैती, दादरा, ठुमरी अनेक प्रसिद्ध होलियां हैं। और होली के अवसर पर संगीत की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि संगीत की एक विशेष शैली का नाम है होली, जिसमें अलग अलग प्रांतों में होली के विभिन्न वर्णन सुनने को मिलते हैं। ब्रज में राधा और कृष्ण के होली खेलने के वर्णन मिलते हैं। वहीं अवध में राम और सीता जैसे होली खेलें रघुवीरा अवध में, ये सब गीत बड़े प्रमुख हुए हैं। ये सब लोकगीत हैं। और राजस्थान के अजमेर शहर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पाई जाने वाली होली जो है वो विशेष रंग में गाई जाती है। और उनकी प्रसिद्ध होली है आज रंग है री मन, रंग है अपने महबूब के घर रंग है री। इस प्रकार शंकर जी से संबंधित एक होली में दिगंबर खेले मसाने में होली कहकर शिव द्वारा शमशान में होली खेलने का वर्णन मिलता है। और भारतीय फिल्मों में तो आप जानते ही हैं कि कई तरह के होली गीत जो है प्रस्तुत किए गए हैं। सिलसिला में रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, नवरंग में होली का त्यौहार, उड़े रंगों की बौछार, होली में गिले सिकवे भूल जाते हैं। इस तरह की बातें जो है होली में की जाती हैं। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन अब आइए हम विश्व रंगमंच दिवस जो है उसकी चर्चा करते हैं। आज 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। और भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि नाट्य कला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ। और ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में जैसे कि यम और यमी, पुरुरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवाद में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। अनुमान किया जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्य कला का विकास किया। यथा समय भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा, शास्त्रीय रूप दिया और नाट्य शास्त्र में नाटकों के विकास की प्रक्रिया को लिखा। नाट्य कला की उत्पत्ति दैवी है। अतः दुख रहित सत्ययुग बीत जाने पर त्रेता युग के आरंभ में देवताओं ने सृष्टा ब्रह्मा से मनोरंजन का कोई ऐसा साधन उत्पन्न करने की प्रार्थना की थी जिससे देवता लोग अपना दुख भूल सकें और आनंद प्राप्त कर सकें। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, मोलियर का माइजर, धर्मवीर भारती का अंधा युग, विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल श्रेष्ठ नाटकों की श्रेणी में है। भारत में नाटकों की शुरुआत नील दर्पण, चाकर दर्पण, गायकवाड़ और गजानंद एंड द प्रिंस नाटकों के साथ इस विधा ने रंग पकड़ा। ये गांव कनेक्शन की तरफ से उपलब्ध कराया गया था। और आप जानते हैं कि जो नाटक हैं लिखने वाले आज हिंदी नाटकों की, हिंदी नाटक, नए नाटकों का नए विषयों पे ये बहुत ही घोर अभाव है। कई बार अनुदित नाटक जो है वो आप शेक्सपियर के जो नाटक हैं उसको बहुत बार खेला जाता है। और कुछ नाटककार हैं जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके नाटक लिखा है, बहुत ही अच्छा लोगों, श्रोताओं ने पसंद, दर्शकों ने पसंद भी किया है। लेकिन फिर भी हिंदी नाटकों का वो नहीं है जितना कि मराठी नाटक समृद्ध हैं और बंगाली नाटक समृद्ध हैं।
ये समस्या नाटकों में रहेगी, लेकिन वही है कि नाटक कभी ख़त्म नहीं होगा। और कई लोग नाटक को, जो रंगमंच है, उसको सीढ़ी मानते हैं, फिल्म में जाने की सीढ़ी मानते हैं। तो कुछ उसमें बुराई नहीं है। नाटक सीखना मतलब कि सीखने के बाद उनको बड़ा कैनवास मिल जाता है, फिल्मों में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, वहाँ चले जाते हैं। लेकिन आज श्याम सुंदर जी का एक जो मेरा मंच पे लाइव था, वो हम रिकॉर्डिंग आपको पहुँचाते हैं। बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सकारात्मक बात श्याम सुंदर जी ने की है, जो खुद रंगकर्मी हैं। और आज रंग मंच दिवस के दिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, इनको सुनना बहुत ज़रूरी है। आइए पहुंचाते हैं। मंच करते मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ये भी एक जुनून है। ये मतलब जुनून के बिना ये काम नहीं हो सकता। लोग जुनूनी है, करते हैं क्योंकि सीखते हैं। जिंदा रखना इसको। एक रंगमंच है, रंग है ये हमारा। रंग सात सुर, उसके भी 7 रंग होते हैं। यही हमको जोड़ के रखता है। 7 रंग है, स्टेज है, मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, लाइट है, म्यूजिक है, कलाकार है, दर्शक है। ये भी तो 7 ही रंग हैं। इन्हीं से तो सब जुड़ता है। हम इन्हीं चीजों से उन लोगों को जोड़ते हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं। तो मुझे ये इस तरह की चीजें याद आती है। और बहुत सारी चीजें हैं और भी इसके अंदर। जैसे अब कुछ लोगों ने, मैंने देखा, लिखा हुआ था कि भाई मौलिक नाटकों का बड़ा अभाव है। अब इस बारे में बहुत बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं रामेश्वर प्रेम जी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा बहुत लोग कहते हैं मौलिक नाटकों का अभाव है, नाटक हिंदी के होते नहीं, आप लिखते क्यों नहीं? कह रहे किसके लिए लिखूं? कौन करेगा, कौन छापेगा, कौन पैसा देगा? तो नीति तो ये होगी। नाटकों पे अगर ध्यान दिया गया होता तो आज बहुत सारे क्राइम जो है ना रुक गए होते, क्योंकि नाटक जीवंत माध्यम है। आप लाइव देखते हैं नाटक को, कलाकार भी जीवंतता के साथ करते हैं, क्योंकि जितनी देर का नाटक होता है उतनी देर वो उस किरदार में रहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही सीधा पड़ता है, लोगों के दिलों पे उतर जाता है। नाटक का जो प्रभाव है वो दिलों तक पहुंच जाता है। तो नाटक विधा पे बहुत ज़्यादा, खास करके हिंदी नाटकों की अगर बात करें तो बहुत सारा ध्यान दर्शकों ने भी नहीं दिया है, जबकि वो संस्कारित करने में बहुत बड़ा काम हो सकता था। जो कलाकार हैं वो बहुत ही संघर्ष करके, चूँकि लगनशील होते हैं, उनके मन में एक इच्छा होती है कि हम एक्टर बने या फिर थिएटर से जुड़ें। तो थिएटर जोड़ कर लोगों को किसी तरह से, लेकिन पैसे का अभाव जो है वो थिएटर आर्टिस्ट को तोड़ देता है। इससे बहुत ज़्यादा दिन तक वो थिएटर से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत सालों से ये परेशानी रही है। लेकिन फिर भी थिएटर हो रहे हैं और लोग जुनूनी हैं जो इसको, इस विधा को जिंदा रखे हुए हैं। बाद में नौकरी मिल जाती है तो फिर पार्ट टाइम के रूप में, लेकिन रिहर्सल करने के लिए जो 10, 15, 20 दिन जो समय होता है वो समय लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए थिएटर में जो चीज़ें आनी चाहिए, और थिएटर में ये भी है कि थिएटर में अभाव है, इसलिए थिएटर प्रभावशाली भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो संघर्ष करते हैं। और संघर्ष करने से, लेकिन थिएटर में अगर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो फिर उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उसमें भी कुछ विद्रोह भी हो जाता है, पैसे को लेकर हो जाता है, या फिर पैसे आकर सुस्ती आ जाती है। वो जो इनोवेशन होना चाहिए, जो इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए नाटकों में, वो नहीं हो पाता है। ये भी एक सच्चाई है जो आप लोगों तक पहुंचाना था और हमने पहुंचा दिया। मुझे लगता है कि पहुंचा दिया है। तो एक संस्कार जो है थिएटर देता है। बहुत सारी चीज़ों को थिएटर पे विषय वस्तु लाकर और समझाया जा सकता है। बल्कि नाटक और नौटंकी, जो सरकार की जो स्लोगन्स होते हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए ये जो गाजे बाजे के तार, ये नुक्कड़ नाटक भी अपने आप में एक बहुत ही सशक्त विधा है, जिसमें कम पैसे में नुक्कड़ नाटक किया जा सकता है और जगह जगह किया जा सकता है। तो ऐसे जो ट्रुप हैं, ऐसी जो हैं, उन लोगों को कैसे प्रमोशन मिले, ये विश्व रंगमंच दिवस के दिन चर्चा करने का हो जाता है कि इस विधा को अगर ज़िंदा रखेंगे तो समाज भी ज़िंदा रहेगा। क्योंकि मैसेज जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। थिएटर वाले जो हैं वो, अगर उसमें राजनीतिक रंग न डाला जाए तो थिएटर बहुत ही अच्छी चीज़ है। समाज की नीति को अगर वो रिफ्लेक्ट करता है, समाज को जगाने का काम करता है। क्योंकि बच्चे जो पैदा होते हैं, क्या माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो उसके लिए कोई माँ बाप की ट्रेनिंग का तो कोई है नहीं। बच्चा बायोलॉजिकली पैदा तो हो जाते हैं, भारत की जनसंख्या फिर बढ़ जाती है, लेकिन क्या वो बच्चा को पालने की जो जिम्मेदारी माता पिता की होती है, परिवार की होती है,
क्या वो ट्रेनिंग देने का कोई है? ये सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है वो एक सवाल उठाया गया है, तो आइए। एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम भी आप लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। एक वैक्यूम क्लीनर आप लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। एक माइक्रोवेव आप खरीदते हैं तो घर में डेमो देने के लिए कोई ना कोई सेल्समैन आता है, कोई ना कोई टेक्निकल व्यक्ति आता है। एक 5,000, 10,000, 20,000 की चीज को पहले आप चलाना सीखते हैं, उसके डूज एंड डोंट सीखते हैं, क्या सही है क्या नहीं करना है, उसकी कई दिन प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आप फ्री होके चलाते हैं। माँ बाप बनने के लिए कोई कोचिंग क्यों नहीं होती? सिर्फ बायोलॉजी ने आपको अधिकार दे दिया है, इसके कारण आप माँ बाप बन जाइए, कहाँ की सही बात है। साथियों, माँ बाप बनने के लिए भी एग्जाम होना चाहिए। माँ बाप बनने के लिए भी लायकियत देखनी चाहिए कि माँ बाप बन के कल जो आप संतान ले जाके दे रहे हैं पूरी दुनिया को, संसार को, वो संतान कल समाज का हित करेगी क्या हित करेगी? वो संतान कल देश के काम आएगी नहीं आएगी? दुनिया की सबसे कीमती चीज एक सिटीजन, एक व्यक्ति, एक इंसान आप दुनिया को दे देते हैं और बिना ये जाने कि आपने उसका पालन पोषण ठीक से किया है। हर माँ बाप स्कूल जाता है नंबर्स के लिए। हर माँ बाप एक नंबर भी कम होने पे टीचर से कहता है कि नंबर बढ़ाइए। हर माँ बाप हर क्षण बच्चे को कहते हैं मैथ्स में नंबर कम क्यों आ गया, इंग्लिश में कम क्यों आ गया। वो बच्चा थर्ड आता है तो उससे बोलते हैं सेकंड नहीं आ सकता था, फर्स्ट वाले का कितना आया। थर्ड को सेलिब्रेट करने की जगह उसको बताया जाता है कि 2 तुमसे ऊपर है। पूरा वार नंबर का वार है। लेकिन आज एक प्रश्न पूछता हूं, मैं आपको 90% पाने वाला बच्चा दूं, लेकिन वो बच्चा आपकी एक ना सुने, उल्टा आपके मुंह पे अपशब्द कहे, आपको 90% चलेगा कि बिना संस्कार का बच्चा चलेगा? मैं आपको 90% पाने वाला बच्चा दूं, लेकिन वो बच्चा आपका बिल्कुल सम्मान न करे, वो बच्चा समाज के कोई नियम कायदे कानून न माने, वो बच्चा ठीक से खाना ना खाए, वो बच्चा सही से बात न करे, वो बच्चा एंटी सोशल हो, आपको 90% वाला बच्चा चाहिए कि ऐसा बच्चा चाहिए? और मैं जब ये माँ बाप से पूछता हूँ, तो अब इसका जवाब तो हर किसी के पास है, कैसा बच्चा चाहिए। तो ये जो संस्कार है बच्चों को देने का, ये सभी लोगों में आना चाहिए। और इन्हीं सब संस्कारों को देने के लिए जो आरजेएस ने अभियान शुरू किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि जगह जगह सकारात्मक बैठकें हो रही हैं और उसमें अपनों को श्रद्धांजलि, जो दिवंगत परिजन हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अब घर में बच्चा है, वो देख रहा होगा कि हमारे दादा दादी जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, फिर दादा दादी के बारे में वो जानना चाहेगा। उनके नाम भी बच्चे भूल जाते हैं, नाना नानी का नाम पूछ कर देख लीजिए, प्रैक्टिकली है। आरजेएस ने एक बहुत ही भारत में एक अनूठी पहल की है कि अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का सम्मान जो स्वतंत्रता दिवस पे प्रदान किया जाएगा किसी सकारात्मक व्यक्तित्व को। और इसे लेकर देश भर में बैठकें जारी हैं, 145 बैठकें हो गई हैं और आगे भी लगातार हो रही हैं। राष्ट्रीय वेबिनार भी हो गया है, जिसमें आप राष्ट्रीय वेबिनार भी कर सकते हैं। आरजेएस फैमिली से जुड़े लोग सभी जानते हैं, लेकिन फेसबुक फ्रेंड्स तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। 143वीं आरजेएस सकारात्मक बैठक हुई थी जमशेदपुर झारखंड में, और उनको जो पार्टिसिपेंट थे उन लोगों को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर जो शिक्षाविद पुष्कर बाला जी हैं, डॉक्टर पुष्कर बाला की माताजी पिताजी की स्मृति में आरजेएस भारत उदय महादेवी वर्मा राष्ट्रीय सम्मान 2021 का लोकार्पण किया गया था। और साथ में महादेवी वर्मा जो साहित्यकार, उनको श्रद्धांजलि दी गई थी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को श्रद्धांजलि। तो इस तरह से जो अपने परिजन हैं उनसे भी नई पीढ़ी कनेक्ट कर रही है और साथ में महापुरुषों से भी कनेक्ट कर रही है। तो ये अभियान आरजेएस का संस्कारित करने के लिए पुख्ता रूप से पूरे देश भर में चल रहा है। और इससे पहले बिहार में बैठक हुई थी और उसी दिन शाम को झारखंड में बैठक हुई। और जितने पार्टिसिपेंट थे, ये ग्रुपिंग फोटोग्राफ्स हैं और इन सभी लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट आरजेएस की तरफ से प्रदान कर दिया गया है। ये सविता सहाय जी हैं। सविता सहाय जी संभवतः जुड़ी हुई हैं
जय हिंद लिख रही हैं। सविता जी, आपको भी जय हिंद। ये देखिए, आपका सर्टिफिकेट संभवतः आपके पास पहुंच गया होगा। ये सर्टिफिकेट जो है पहुंच गया होगा। और मुख्य अतिथि प्रोफेसर शेषनाथ शरद जी थे, मुख्य वक्ता हो, मुख्य अतिथि भी थे। और कुमुद वर्मा जी, दिलीप ओझा जी थे, वो अतिथि वक्ता थे। सभी तमाम देखिए, अतिथि वक्ता डॉक्टर दिलीप झा जी और ज्ञानप्रिया सहाय जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को, रूपम सहाय, राम सिंह जी को, वो भी शामिल थे, उत्सव सहाय, इंद्रभूषण सहाय, राम सिंह जी ये रहे। सबको सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। पलक जी को और मंजू श्रीवास्तव जी को, सबको सर्टिफिकेट ये प्रदान किया गया ताकि उनको यादगार रहे। जी, सविता सहाय जी ने लिखा है कि सर्टिफिकेट मिल गया है। थैंक यू सविता जी। सविता बहन जी, हम लोग भाई और बहन के रिश्ते से ही इस पूरे देश भर में, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि अगर अमेरिका में जाकर भाई, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कह के स्वामी विवेकानंद जो है इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग पूरे देश भर में भाई बहन के रिश्ते से बात करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, प्रेरणा मिलेगी। और यही देश में क्या है कि प्रेरक, सकारात्मक, सार्थक बातों की चर्चा और प्रेरणा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को जो ये भारत मिला है, ये बेहतर करके नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। जगह जगह लोग जो हैं वो गरीबी को मात देकर भी बहुत अच्छा सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, और हम लोग सकारात्मक कार्यों को और आपके प्रयासों को, जो आरजेएस फैमिली में हैं, जैसे कि आर.के. श्रीवास्तव जी ने भेजा है ये, और कोई अशोक हैं, सैंड आर्टिस्ट हैं, सैंड माने बालू से वो तस्वीरें बना लेते हैं। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने ये खबर बनाकर सब जगह पहुंचाया है और फेसबुक लाइव में इसे लिया जा रहा है। गरीबी को मात देकर अशोक बने अव्वल दर्जे के सैंड आर्टिस्ट। मशहूर शिक्षक आर.के. श्रीवास्तव ने कहा, बिहार का गौरव है सैंड आर्टिस्ट अशोक। आर.के. श्रीवास्तव जी ने उनसे बात की है, और देखिए ये अशोक जी की कलाकारी है, बिहार के रहने वाले हैं, और बड़ी ही खूबसूरत इस तरह से सैंड आर्टिस्ट कहे जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बनाया है, तो इनका मनोबल बढ़ाना भी चाहिए, और खबरों में यही सकारात्मक पत्रकारिता है। नेताजी टोला धर्मशाला छपरा, बिहार के रहने वाले हैं सैंड आर्टिस्ट अशोक, और श्री बब्बन महतो जी के पुत्र हैं अशोक, और बचपन से ही आर्ट का शौक था। आर.के. श्रीवास्तव ने बताया कि बातचीत के दौरान अशोक ने बताया कि साइन बोर्ड पेंटिंग से उन्होंने साइन बोर्ड पेंटिंग करके करियर की शुरुआत की थी, और उसी समय से लगातार कड़ी मेहनत से आर्ट को खींचते गए। सबसे बड़ी बात है कि खास तरीका है पेंटिंग बनाने का, और उसको विकसित किया और बिना ब्रश के ही पेंटिंग बनाने लगे। बॉडी प्रिंट आर्ट और इनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगभग भारत के सभी शहरों में लग चुकी है, और ये सफल गोताखोर भी हैं। अशोक जी हैं, वो गोताखोर भी हैं। इन्होंने पानी में डूबते हुए लगभग 400 से अधिक लोगों को बचाया है, और पूरे सारण जिला में कोई भी डूब जाता है तो ये पानी में डुबकी लगाकर डूबे हुए व्यक्ति को निकालते हैं। ये प्रशिक्षित गोताखोर हैं, लेकिन साथ में सैंड आर्टिस्ट हैं, और बचपन से बालू से खेलते खेलते छपरा में ही अपने गुरु मेहंदी शॉ जी से कला की बारीकियों को सीखा, और ये समय समय पर समाज में घटित घटनाओं पर आधारित अपने सैंड आर्ट से मैसेज देने की कोशिश करते हैं। महापुरुषों का जन्म हो या श्रद्धांजलि अर्पित करना हो, अपने सैंड आर्ट के जरिए दर्शाने में बखूबी कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए तिरंगा भी लगाकर इस तरह से जो है उन्होंने ये बनाया है, शहीदों को, सैनिक जो हैं उनको नमन किया है इस तरह से। तो बहुत ही खूबसूरत अशोक जी को बधाई, और आर.के. श्रीवास्तव जी को, ये आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए आर.के. श्रीवास्तव जी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई इस तरह की प्रेरक चीज़ों को भेजने के लिए। आप लोग भी भेज सकते हैं, और भेजने के बाद आप लोगों को भी उसे दिखाया जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो आरजेएस की सकारात्मक बैठक है उसका सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये आपको 149वीं बैठक के बारे में बताना चाहेंगे। ये दिल्ली के अंदर जो महात्मा ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल को जयंती है, 195वीं जयंती है। चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी अपने माताजी पिताजी की स्मृति में महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले के नाम आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान का लोकार्पण करेंगे, और ये बैठक 11 अप्रैल को सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, जो कि जीटी करनाल रोड स्वरूप नगर में है दिल्ली में, वहाँ पर ये बैठक होगी। राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार, और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी, जो उस क्षेत्र के हैं, खास करके दिल्ली और जो बाहरी दिल्ली है जीटी करनाल रोड के आसपास, वहाँ पे किस तरह की स्वतंत्रता की गतिविधियाँ, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर
हम लोग 15 अगस्त 2022 तक बैठकों में लगातार इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो ये चौधरी साहब ने आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड घोषित किया है अपने माता पिता की स्मृति में। वो लगातार ये सिलसिला जारी है, देश भर से अवार्ड जो हैं वो आ रहे हैं और बहुत बड़ा मंच बन गया है आरजेएस का। ये अनूठी पहल है और ये अपने अपनों के लिए है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 150वीं निर्धारित हो गई है, जो कि पश्चिम बंगाल से ये बैठक होगी। और ये सोमेन कोले हैं, सचिव तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के बैठक को आयोजन करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय वेबिनार के रूप में होगा। देश भर के लोग इससे जुड़ेंगे। राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार और हिंदी नववर्ष पर आरजेएस राष्ट्रीय वेबिनार और सकारात्मक योद्धा सम्मान 2021 इसमें डिजिटली प्रदान किया जाएगा। इसमें बता दें कि 1 जनवरी अंग्रेजी नववर्ष से लेकर और हिंदी नववर्ष जो नव संवत्सर है 13 अप्रैल, तो इतने दिनों तक जिन लोगों ने सकारात्मक सक्रिय काम किया है, बैठकें की हैं वगैरह, तो उन लोगों को सकारात्मक योद्धा का प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं। अब सीधा आप लोगों को 27 मार्च में जन्मे व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी, एक जनरल नॉलेज की जानकारी होती है, वो बताते हैं कि 27 मार्च 1936 को बनवारी लाल जोशी, जो भारतीय राजनीतिज्ञ, दिल्ली के उपराज्यपाल और उत्तर प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उनका जन्मदिन 27 मार्च। धर्मपाल गुलाटी महाशय, जो एमडीएच के मालिक थे, महाशय जी, जो टीवी पे भी आप देखते हैं, एमडीएच सच सच मसाले, जो उनका जो जन्मदिन, उनका निधन हो गया। उनका जन्मदिन 27 मार्च 1923 है। लीला दुबे, जो प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान, उनका 1923 को 27 मार्च को जन्मदिन। विमल प्रसाद चालीहा, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और असम के मुख्यमंत्री रहे थे, 1912 में 27 मार्च को जन्मदिन। और 28 मार्च को जन्मदिन है गोरख प्रसाद, गणितज्ञ, हिंदी विश्वकोश के संपादक तथा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के प्रतिभावान लेखक गोरख प्रसाद जी का 1896 में 28 मार्च को जन्मदिन। अच्छा, पुण्यतिथि 27 मार्च को है टी सैलोवा, उत्तर पूर्व भारत के मिजोरम राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री, 2015 में निधन हुआ 27 मार्च को। प्रिया राजवंश, भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री, 2000 में 27 मार्च को निधन। यूरी गागरिन, नाम सुने होंगे, भूतपूर्व सोवियत संघ के विमान चालक और अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, 1968 में 27 मार्च को निधन। पंडित काशीराम, गदर पार्टी के प्रमुख नेता और देश की स्वाधीनता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे, 1915 में 27 मार्च को निधन हुआ था। सर सैयद अहमद खान, भारतीय बौद्धिक मुस्लिम, 1898 में 27 मार्च को निधन हुआ था। तो ये जानकारी जो है वो अपने महापुरुषों के बारे में आप लोगों तक पहुंचा दिए। अब आइए, आपको एक ऑडियो आज रिकॉर्ड किया गया है दत्तोपंत ठेंगरी जी के साथ समय गुजारने वाले जेल में, जो इमरजेंसी लगी थी उसमें बहुत सारे लोगों को जेल हो गया था, तो उसी में के विक्रम राव साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संवाददाता और राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, तो दत्तोपंत ठेंगरी जी के साथ उनके संस्मरण हैं, तो हमने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और दत्तोपंत ठेंगरी जी के बारे में बताना चाहेंगे कि 22 मार्च 1942 को संघ के प्रचारक का चुनौती भरा दायित्व स्वीकार कर आप जो है सुदूर केरल प्रांत में संघ का विस्तार करने के लिए कालीकट पहुंचे थे और कई तरह की संस्थाओं का भी गठन किया था आपने, दत्तोपंत ठेंगरी जी ने, जैसे कि 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की थी, घोषणा की गई थी। पूज्य लोकमान्य तिलक की 99वीं जयंती के अवसर पर देश के कई प्रांतों से आए 35 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 23 जुलाई 1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की एक अखिल भारतीय केंद्रीय कामगार संगठन के रूप में स्थापना की थी। भारतीय मजदूर संघ की दत्तोपंत ठेंगरी जी ने स्थापना की थी। और 3-4 मार्च 1979 में कोटा राजस्थान में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन कर किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। तो मतलब कई संस्थाओं के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगरी जी थे। और बाबा साहब आंबेडकर जन्म शताब्दी के अवसर पर पुणे में 14 अप्रैल 1983 को सामाजिक संरचना मंच की स्थापना की थी। उसी तरह से स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना दत्तोपंत ठेंगरी जी ने 22 नवंबर 1991 को नागपुर में की थी। इतनी बड़ी शख्सियत के साथ कुछ समय गुजारा है के विक्रम राव जी ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संवाददाता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के। तो के विक्रम राव जी का बहुत ही, दत्तोपंत ठेंगरी जो कि महान इस तरह के कई संस्थाओं के संस्थापक हैं। दत्तोपंत ठेंगरी जी का वैसे जन्म जो है 10 नवंबर 1920 को है और उनका निधन हुआ था 14 अक्टूबर 2004
4 को ये भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। तो इनके बारे में कैसे संस्मरण हैं के विक्रम राव जी के, वो आप तक रूबरू करा रहे हैं ऑडियो के। जय हिंद। के विक्रम राव साहब हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो के विक्रम राव साहब, दत्तोपंत ठेंगरी साहब के साथ आपके क्या संस्मरण है, वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लिए जानना चाहेंगे। दत्तोपंत ठेंगरी जी से मेरा संपर्क हुआ था 1974 में, जब मैं अहमदाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया का करेस्पॉन्डेंट था। फिर वहां से बड़ौदा का मैं स्टाफ ब्यूरो हुआ, के चीफ हुआ। तब दत्तोपंत जी आया करते थे उस गुजरात इलाके में। हालांकि वहाँ मजदूर आंदोलन ज्यादा बलवान नहीं था, फिर भी बड़ा प्रयास किया वो बनाने में। तो उनसे भेंट होती थी। उसके बाद तो फिर हम लोग इंदिरा गांधी ने हम सबको जेल बंद कर दिया इमरजेंसी पे। मैं जॉर्ज फर्नांडिस सब डायनामाइट केस में थे। दत्तोपंत जी बेचारे मीसा में पकड़ के आ गए। तब जो काफी चर्चा होती रही। हम लोग दिल्ली जेल में थे, फिर बड़ौदा जेल में थे, अलग अलग रखा गया था। लेकिन इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी सरकार बन गई, तब भोपाल में बड़ा विशाल सम्मेलन किया था दत्तोपंत ठेंगरी जी के संगठन भारतीय मजदूर संघ ने। और वहाँ की सरकार भी उनकी थी। कैलाश जोशी खास के जो सक्रिय थे उस वक्त, और वीरेंद्र सखलेचा भी थे। तो वहाँ चर्चा हुई कि नए जमाने में श्रमजीवी आंदोलन कैसे चले। ये इसलिए जरूरी हो गया था कि वो इमरजेंसी में मजदूर आंदोलन को बहुत पूरी तरह कुचल दिया गया था। कई जगह फैक्ट्रियों में, जमशेदपुर वगैरह में, कानपुर में गोली चली, कोई खबर नहीं छपी, चर्चा नहीं। बड़ा जुल्म किया इंदिरा गांधी शासन ने मजदूरों पर। फिर ऐसा प्रतिकार हो कि ऐसी हरकत दोबारा न हो, हम लोग तो सोचा एक संगठन बना के एक संयुक्त समिति बनाई जाए राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें हर श्रमिक संगठन के नुमाइंदे लोग हैं। तो दत्तोपंत ठेंगरी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही इस प्रकार एक सूत्र में पिरोने के लिए पूरे श्रमिक वर्ग को। और फिर हम लोग जो श्रमजीवी पत्रकार थे, हम लोग तो काफी प्रभावित हुए थे दत्तोपंत ठेंगरी जी से। उनको हम लोग बुलाते थे अपने लखनऊ के और दिल्ली के सेमिनार में, बात मुझसे सुनते थे, करते भी थे उनसे। अब ये जरूर है कि चले जाने से बहुत बड़ी क्षति हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी या उनकी जगह कोई ले नहीं पाया। जी हाँ, तो ये के विक्रम राव जी थे और टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संवाददाता और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को ग्रुप में भेज दी जाएगी। लेकिन दत्तोपंत ठेंगरी जी को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो मजदूरों के हक के अधिकारों की काफ़ी बात करते थे और ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, तो इसलिए ऐसे महापुरुषों को तो याद हम लोग करते हैं। अब आइए आपको एक नई खबर जो है वो बताते हैं कि एक पत्रकार जो हैं वो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस। उनके बारे में ये उत्तम मुखर्जी जी का धनबाद से पोस्ट आया है। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं उत्तम मुखर्जी जी। और देखिए, नूतल पाटी वेंकट रमन ये पत्रकार रहे थे किसी समय, लेकिन अब ये चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। तो इनका विचार जो है अभिव्यक्ति के हनन के खिलाफ ये मुखर रहे हैं और एक श्रमजीवी पत्रकार के चीफ जस्टिस बनने की कहानी कितनी रोमांचक हो सकती है, ये उत्तम मुखर्जी की कलम से, जो कि धनबाद से आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं। और ये हैं नूतल पाटी वेंकट रमन, अभी चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। और उनके बारे में जो उत्तम मुखर्जी ने लिखा है वो आप तक पहुंचाते हैं। 64 वर्षीय ये जो सज्जन का चित्र आपने देखा, नूतल पाटी वेंकट रमन अर्थात NV रमन्ना। पत्रकारिता से इनका गहरा लगाव रहा। देश के बहुप्रसारित अखबार इनाडू में 2 साल तक रमना एडिटोरियल का काम देखते रहे। इसी इनाडू के सौजन्य से ही ETV का आगमन हुआ। बाद में ये चैनल TV 18 बना। तकरीबन 1.5 दशक पहले एक इंटरव्यू में चयन होने के बाद सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में मुझे भी रामोजी फिल्म सिटी में रहने समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये उत्तम मुखर्जी कह रहे हैं। उस समय धनबाद से एक पत्रकार सुनील कुमार को भी वो उनके साथ थे
वहाँ उस समय रमन्ना की बातें सुनने को मिली। रमन्ना मतलब रमन जी, जो नुतल पाटी वेंकट रमन जी का। एनवी उनको शॉर्ट में कहें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के खिलाफ रहे। कश्मीर में इंटरनेट सेवा बहाल कर उन्होंने ये संदेश दिया कि खबरों को दबाना उचित नहीं है, पत्रकारों को सूचना लेने और देने का अधिकार है। घर में रहने वाली महिलाओं को भी उन्होंने कामकाजी होने का दर्जा दिया। बहुत बड़ी बात है। कहा, खेतों में काम करने वाली, पशु चराने वाली, बच्चे पालने वाले भी श्रमजीवी हैं, उन्हें भी मुआवजा पाने का हक है। पत्रकारों की आज़ादी के भी हिमायती रहे हैं। अविभाजित कृष्णा जिले के एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है। ये सत्ता की निरंकुशता और जमहूरियत के पक्ष में आवाज़ उठाते रहे, यानी जनता के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने जहाँ भी रहे, पत्रकार रहे या जिस पोस्ट पर रहे, इन्होंने जो जनता है उनके प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने काम किया है। और ये वकील बने, जज बने, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने, जब अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अप्रैल में इस पद को सुशोभित करेंगे ये पत्रकार। उम्मीद तो की जा सकती है कि वे कुछ अलग करेंगे, कुछ खास करेंगे। अभिव्यक्ति और असहमति के अधिकार को क्राइम नहीं मानेंगे। मेहनतकशों के भी सुनेंगे, आम लोगों के बीच ये धारणा बनाने में मदद करेंगे, अदालत सभी के लिए, सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं। कोर्ट रूम सिर्फ बड़े मकान न साबित हों, ये भरोसे की इमारत बने। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और नुतल पाटी वेंकट रमन चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, ये कहानी उत्तम मुखर्जी ने भेजी थी आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, और आप लोगों तक हमने इसको पहुंचा दिया। और अब आप लोगों से चर्चा, एक होली सॉन्ग भी सुना देते हैं, क्योंकि कल होलिका दहन है। तो होली के रंग में रंगमंच का भी दिवस आज है। और तो इस तरह से देखिए, होली में हम लोग इन रंगों को लेकर अपने जीवन में भी, जीवन को भी रंगों से सराबोर कर दें। और ये चूँकि न छोड़ेंगे, हाँ, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली, होली है। जी हाँ, तो इतना ही क्लू देना ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि अगर YouTube को इसको दिखा दिया तो फिर ऑब्जेक्शन भी हो जाता है, इसलिए ऑडियो के रूप में दिखाया गया, सुनाया गया। आरजेएस फैमिली के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें थोड़ा सा रंग भरने की एक कोशिश है। और अब रंग भरने के लिए और आप लोगों से बातचीत करने के लिए हो सकता है आप लोग जुड़ भी जाएं। तो मैं आप देख रहा हूं कि अगर आप जुड़ना चाहें तो वहां से कोई इंडिकेशन आप दें, हम यहाँ से ऐड करेंगे। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, बिंदा जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी, बिल्कुल जनता के प्रतिनिधि बन के काम करने वाले वकील साहब। आज जो स्टोरी, आज जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं उनकी स्टोरी जो है वो आज शेयर की गई। और आपको तो पता हो ही चला होगा
कि अगले जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं वो कौन हैं, तो उनके बारे में जानकारी नूतलपाटी वेंकट रमन जी के बारे में अग्रिम शुभकामनाओं के साथ चीफ जस्टिस का आज फेसबुक लाइव में स्वागत किया गया है। तो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। उमेश कुमार जी लिखते हैं होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं उदय जी, आपको भी शुभकामनाएं। इशाक खान जी जुड़ गए हैं दूरदर्शन से। एस डोगरा साहब जी जय हिंद, वंदे मातरम आपको भी। नादिर त्यागी जी सियोहारा, ये आरजेएस के राष्ट्रीय स्टार हैं नादिर त्यागी जी, और सियोहारा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ईशा खान साहब होली की आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। विश्व रंगमंच दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब की सकारात्मकता जिंदाबाद। जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद है, सकारात्मकता जिंदाबाद। शिवकांत शुक्ला जी को धन्यवाद। कमेंट आएगा तो मैं पढ़ूंगा। बुशरा खान जी, बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने जी। संदेश तो आप सभी लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वही संदेश है। बुरा काम जो कर रहे हैं वो संदेश, मतलब हम लोग जो काम कर रहे हैं बस अच्छा करते रहें। आप सभी भी अच्छा कर रहे हैं, आपको नमन है। और आप लोगों की चीज़ों को शेयर किया जा रहा है। बुशरा खान जी आरजेएस की बैठकों में आती रही हैं। संदेश भी भेजिए ग्रुप में या मुझे भेजिए। प्रहलाद सिंह जी जय हिंद, आप सब जुड़े हुए हैं। आपके कमेंट अगर आते हैं तो अच्छा लगेगा। और डोगरा साहब जो कि आरजेएस की तरफ से आपको खिताब दिया गया है आरजेएस स्टार का, डोगरा साहब आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता भी हैं। अपने दादाजी की स्मृति में इन्होंने अवार्ड भेंट किया है और बहुत ही अच्छा लगा। हिमाचल प्रदेश से जो यशवंत सिंह परमार जी हैं उनके नाम का, तो आप समझ सकते हैं कि देश के हर राज्य से इच्छा तो यही है। 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों के महापुरुषों को इस आरजेएस के मंच पे लाने की जिम्मेदारी सभी आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स को है कि सभी महापुरुष सभी राज्यों से आ जाएं। और अजीत कुमार जी जय हिंद, जय भारत। प्रहलाद सिंह जी लिखते हैं रंगों का त्यौहार होली की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बधाई, पूरे आरजेएस फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और नरेंद्र टेटेसर जी जय हिंद, वंदे मातरम। रमीज आयन जी और उर्फ अल्ताफ हुसैन जी जय हिंद, आपको भी। सविता जी जय हिंद, जमशेदपुर से जुड़ी हैं, बैठक में आई थी। अभी उन्होंने प्रमाण पत्र दिखाया गया ना, सबको भेजा गया, तो सविता जी ने लिखा है कि जी हाँ मिल गया है, प्रमाण पत्र मिल गया है। आरजेएस की बैठकों में अब प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं जो बैठकें होंगी। तो 143वीं बैठक जमशेदपुर में हुई थी, 142वीं बैठक के प्रमाण पत्र बन रहे हैं और वो भी आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे जो भी उसमें शामिल हैं। सुनीता राठी रंजन जी वंदे मातरम, आपको भी बहन जी। और नितिन नाग, मुझे लगता है सुनीता जी आरजेएस मतदाता प्रश्नोत्तरी की विजेता भी हैं मेरे ख्याल से। सुनीता जी आप बताइएगा, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। सुनीता राठी रंजन जी आप आरजेएस की जो प्रश्नोत्तरी हुई थी उसमें आप विजेता घोषित की गई थी, मुझे जैसा याद है। नितिन नागी जी जय हिंद, आपको भी। सविता जी लिखती हैं बहुत खूब। और मोनू यादव जी बताइए सकारात्मक भारत आंदोलन का ये फेसबुक लाइव है, आपको कैसा लग रहा है। अजय कुमार सिंह जी आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। अब कुछ हम लोग औपचारिक अनौपचारिक कुछ बातचीत, चूंकि रंगों का त्यौहार होली है और रंगमंच दिवस है, विश्व रंगमंच दिवस है, ये रंगमंच पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। हम लोग होली की बधाई दें, लेकिन रंगमंच जो है वो देखिए, कोई भी विधा विलुप्त हो जाए, अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए तो बड़ा कष्ट होता है। हमारी जितनी भाषाएं हैं जिंदा रहनी चाहिए। लोकगीत के कलाकार जो हैं वो भी जिंदा रहने चाहिए। उसी तरह से जो लोक रंगमंच है, नुक्कड़ है, नौटंकी है, ये सारी चीज़ें जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि तभी समाज जिंदा रहेगा। हम अगर अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, ये सब कुछ समग्र अगर समागम कर दीजिए, तब जाके हमारी एक भारतीय संस्कृति बनती है। तो हमारे दिमाग में, मतलब सकारात्मक भारत जन आंदोलन का यही उद्देश्य है कि जो जहाँ हैं वहाँ उनको उसी तरह का सम्मान मिले। आदिवासी समाज
हमारे जो हैं, जिस रूप में भी हैं, जैसे भाषा बोलते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक किसान का सम्मान होना चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अब चर्चा का विषय थोड़ा सा 10-15 मिनट टाइम है, मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट का ही टाइम दिख रहा है 9 बजने में। तो जैसे किसान है, तो आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि नुतलपाटी वेंकट रमन जी ने क्या कहा, कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको भी मुआवजा का हक है, कामकाजी जो महिलाएं हैं उनको भी मुआवजा का हक है। मतलब वो भी एक प्रोफेशनल होते हैं, काम करना हर कोई नहीं कर सकता है जो महिलाएं करती हैं। उसी तरह से जो किसान हैं, बेशक वो पढ़े नहीं हैं, डिग्री नहीं है, लेकिन अपने काम में, मैं अगर पूछना चाहूँ आप सभी लोगों से कि कितने लोग हल चला पाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं हल नहीं चला सकता लेकिन किसान तो हल चलाता है, किसान तो अन्न उपजाता है, तो उस विधा में तो उसको डिग्री हासिल है ना। तो इसलिए उसे भी वो सब अधिकार मिलने चाहिए जो पढ़े लिखे लोगों को। इसलिए न्यायालय के जो प्रमुख बनने जा रहे हैं, इसलिए इनकी चर्चा जो है करना जरूरी था, इसलिए इस स्टोरी को लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले व्यक्ति किस तरह के हैं ये देश को बताना जानना जरूरी है। अभी हम लोग आशा कर सकते हैं पत्रकार से बने हैं वो, तो पत्रकार तो आप जानते हैं कि समाज से जुड़ा हुआ आदमी होता है, समाज के दुख दर्द को समझने वाला होता है। तो इस तरह से नुतलपाटी वेंकट रमन जी ने अपना जीवन जिया है, तो इसलिए अब देशवासियों को इनसे आशा हो सकती है। अब इन आशाओं पर कितने खरे उतरते हैं ये हम लोग बाद में, जब इनके निर्देश होंगे, जब इनके फैसले होंगे, तब हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम पत्रकार समुदाय तो इनसे बहुत ही आशा कर रहा है, क्योंकि पत्रकार समुदाय जो भारत का है वो बहुत ही पीड़ित है, और हम लोगों ने तो बहुत ही आवाज़ उठाई, जंतर पंतर पे महाधरना, और उसके उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। संजय उपाध्याय जी, नमन है आपको। मीडिया महाधरना बहुत ही सफल धरना हुआ था, जिसमें 12-13 स्टेट के लोग जंतर मंतर नई दिल्ली पे इकट्ठे हुए थे। 16 जनवरी ये समय था, 16 जनवरी मुझे अगर याद है तो। संजय उपाध्याय जी, सरकार तक 28 मांगों का ज्ञापन जो है पहुंचाया गया, और NUJ हो गया या और भी जो तमाम संगठन हैं, यूट्यूब चैनल आ गया, यूट्यूब पर भी आपको समाचार और सूचनाएं लोग साझा कर रहे हैं। अब कोरोना काल में जो परेशानियां सबके साथ हुई, पत्रकारों के साथ भी हुई, और जो मालिक हैं, खास करके स्कूलों के मालिक हैं, अपराजिता जी जो कि पेरेंट्स टीचर्स जो एसोसिएशन है, पेरेंट्स यूनियन जो बना रखा है उन्होंने, तो उनके साथ चर्चा होती है। प्राइवेट स्कूल जो किराए पे चलते थे वो उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि किराया कहाँ से देंगे, साल भर का किराया बहुत हो जाता है। बहुत सारे दुकानों पे ताले लग गए, या उन्होंने प्रोफेशन बदल दिया। तो ये इनसे उबरने के लिए क्या चाहिए? भारत में शांति चाहिए। इनसे उबरने के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए। एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग फिर वो उसी तरह से जीवन को सामान्य कर सकते हैं। इसलिए हाँ, यहाँ पर ये चर्चा करना बहुत जरूरी है। पत्रकारों की आपसी जो फूट का नतीजा हुआ कि उनकी हर मांगों को अनसुना कर दिया गया, ये फूट का नतीजा है, एक दूसरे की शिकायत। इसीलिए ये अगर सकारात्मक भारत जन आंदोलन शुरू हुआ है तो इसके पीछे ये तथ्य जो है ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। देश में नकारात्मकता थी, लेकिन ये जिम्मेदारी पत्रकारों की थी कि वो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए RJS का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक बातें करेंगे, सकारात्मक पत्रकारिता करेंगे तो भारत का निर्माण तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए कोरोना काल में ऑनलाइन भी ये सक्रिय रहा, आंदोलन सक्रिय रहा। आप 133वें फेसबुक लाइव पे जुड़े हुए हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 14 राष्ट्रीय वेबिनार जिसमें देश भर के लोग जुड़े, उनमें सार्थक मुद्दों पे बातचीत की गई। कोई एजेंडा लेकर बातचीत नहीं की गई है। इसमें इस पूरे का आकलन अगर समीक्षा करें आप, तो आपने देखा होगा कि इसमें आप लोगों के जो वीडियोस हैं, आप लोगों की जो बातें हैं, उसको 80% शेयर किया जाता है। ये आप ही लोगों का मंच है, फेसबुक फ्रेंड्स को, RJS फैमिली, पॉजिटिव मीडिया का। तो इस मंच को जितना उपयोग करना है लोग कर रहे हैं।
इसमें आरजेएस का यही है कि जहां सकारात्मक कार्य हो रहा है, देखिए बिहार की जो अशोक जो सैंड आर्टिस्ट हैं उनकी स्टोरी, आर के श्रीवास्तव जी हैं जो कि बहुत एजुकेशन के फील्ड में बिहार में रहकर बहुत ही अच्छा सुपर 30 के आनंद कुमार जैसे ही वो बच्चों को आईआईटी वगैरह करा रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने ये स्टोरी भेजी थी, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। धनबाद से स्टोरी भेजी थी नूतल पाटी वेंकटरमन जी को के लिए पर आधारित जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उनके बारे में उत्तम मुखर्जी ने, जो धनबाद के रहने वाले हैं। इसके साथ आप ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी पटना में रहते हैं, उनके दादा दादी ने जो कार्ड भेजा था बहुत ही अच्छा, उसमें स्लोगन लिखकर उनके पोता पोती ने भेजा था। तो ये आरजेएस फैमिली के जो रिफ्लेक्शंस है, आरजेएस फैमिली का एक ही नमूना जो है वहाँ पे प्रस्तुत किया गया और यूट्यूब पर भी वो स्टोरी लगा दी गई। और आज पता चला जब के विक्रम राव जी, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संवाददाता हैं, और उन्होंने पर्सनल भेजा था, उस स्टोरी पर जब बातचीत होने लगी तो फिर उन्होंने बताया कि मैं दत्तोपंत ठेंगरी जी के साथ जेल में रहा था, उनके साथ कुछ समय। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने बड़े महापुरुषों के साथ आपके जो संस्मरण है, तो टेलीफोन पे फटाफट, आजकल सूचना क्रांति है, तो टेलीफोन पे मैंने उनकी बातें जो हैं वो कुछ देर की रिकॉर्ड की, 7-8 मिनट की रिकॉर्ड की, और यहाँ फेसबुक लाइव में उनकी जो संस्मरण थे दत्तोपंत ठेंगरी जी की पूरी जीवनी को यहाँ पे बताया गया। दत्तोपंत ठेंगरी जो है कितने संस्थाओं के संस्थापक रहे हैं, कितना समय दिया होगा उन्होंने, और मजदूरों के हितों की, हकों की। देखिए मजदूर तो एक तरह से बेबोल जीव है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। मजदूर जो है वो तभी तो मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके भी अधिकार हैं, उनके भी जो एम्प्लॉयर हैं उनके कर्तव्य हैं कि उनका ख्याल रखें। ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो अपने मजदूरों का हितों का चिंतन करते हैं और अपने प्रॉफिट में से उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। दत्तोपंत ठेंगरी जी ने ये देखा कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी गठन किया और 22 मार्च को उन्होंने सुदूर केरल प्रांत में संघ का विस्तार करने के लिए कालीकट पहुंचे थे, 22 मार्च 1942 को। तो उनके साथ जो संस्मरण थे वो के विक्रम राव जी ने शेयर किया, उसको सुनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस पे श्याम सुंदर जी हैं, उनका फेसबुक पे जो था मेरा मंच फेसबुक लाइव पे, उनकी बातों को थिएटर से संबंधित जो है रंगकर्मी है तो उनको यहाँ पे शेयर किया गया। इसके साथ साथ जो संस्कार है माता पिता बनने का, वो यहाँ पर आरजेएस फैमिली को बताया गया कि अगर आपके परिवार में कोई शादी हो रही है और बच्चे इसी तरह से नहीं, बल्कि ट्रेनिंग आपको उसके बारे में जानकारी लीजिए कि बच्चे को कैसे पालना है, क्या समस्या आ सकती है उनकी, ये एक संस्कार जो है वो ज़रूरी है। माता पिता बनने के पहले बच्चों को संस्कार देने का ज्ञान जो है वो ज़रूरी है। 27 और 28 मार्च को जो जन्मे व्यक्ति थे जिनका निधन, उनके बारे में चर्चा की गई। तो इस तरह की तमाम चीज़ें, आप होली में क्या खाएंगे, क्या उसका एक दृश्य दिखाया गया। तो ये भी एक फेसबुक लाइव का है कि आप गुजिया यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो है ना पकवान, होली रंगों का तो त्यौहार है, लेकिन ढेर सारे पकवान खाने का भी त्यौहार है, बड़े खुशी मनाने का, खिलाने का त्यौहार है। तो ये सब चीज़ें, इसके बाद बैठकों की चर्चा की गई। बैठकों की चर्चा के पहले एक बार फिर से हम आपको वो हास्य सुनाते हैं। मास्क पहनने और हाथ धोने की आदत ना छोड़े, वरना फिर से कोरोना आ जाएगा, फिर से लॉकडाउन। और याद है ना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना पीना सब फिर से करना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या समझाएं, इसलिए याद रखिए मास्क है जरूरी। तो आरजेएस फैमिली को थोड़ा सा हंसी का पुट भी देने के लिए इस तरह की चीज़ों को तैयार किया जाता है। आरजेएस की रिसर्च टीम जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और आरजेएस की बैठकें हो रही हैं। तो प्रांजल श्रीवास्तव जी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और संजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको भी, आप जुड़े। अच्छा, आपने आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। संजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सब आप लोगों का मंच है, जो भी परिचित लोग हैं, जो भी आरजेएस फैमिली से हैं और जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, उन सबों पे निगाह रहती है और उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो फेसबुक लाइव में दी जाती है। कल संडे है और आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव 3 दिन होता है। आरजेएस वाणी ऑडियो के रूप में होता है गुरुवार को सायं 8 बजे, और शनिवार और रविवार को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का वीडियो लाइव होता है, जिस तरह से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को हम ऑनलाइन लेना चाहेंगे,
तो यहाँ पर सविता जी जुड़ी हुई हैं। सविता जी अगर सुन रही हैं आप, तो मैं आपको ऐड करने जा रहा हूं, और आप 143वीं आरजे सकारात्मक बैठक जमशेदपुर में शामिल हुई थी, आपको प्रमाण पत्र भी दिया गया है, तो आप अगर रिएक्शन देना चाहें तो आमंत्रित हैं। मैं आपको ऐड कर रहा हूं। आप अपने मोबाइल में देखिए, ऐड करने का बटन आ रहा होगा, उसको ओके कीजिए, करेंगे तो यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे और लाइव आपको देश में लोग देखेंगे। जी डिक्लाइन हो गया है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं सविता सहाय जी को। उसके बाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी तैयार रहें। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आपको ऐड करेंगे। आप पटना से ऐड हो, आप अपने मोबाइल में बटन देखिएगा। अभी मैं एक बार और कोशिश कर लिया, एडिंग आ रहा है, डिक्लाइन हो गया। तो अब ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आपके पास आ रहे हैं। अगर नेट सही रहेगा तो आपसे बातचीत आज हो जाएगी। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, एडिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप देखिए अपने मोबाइल में, उसको कनेक्ट कीजिए तो यहां आपको लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे। संजय उपाध्याय जी आप अगर हैं अभी मौजूद, हाँ संजय उपाध्याय जी आप देखिए मोबाइल में ऑप्शन दीजिए तो मैं ऐड करूं आपको। आप रिक्वेस्ट भेजिए, या और भी कोई लोग हैं वो अगर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो आप भेजिए, जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। नितिन नागी जी आप भेज सकते हैं। चलिए अब ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आपको ऐड कर रहा हूं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ऐड कर रहा हूं आपको। और नितिन नागी जी आप अगर हैं, संजय उपाध्याय जी आप ऐड का बटन देखिए, आप रिक्वेस्ट भेजिए तो मैं आपको ऐड करूं। संजय उपाध्याय जी, इसके बाद ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के बाद संजय उपाध्याय एक्टिंग हो रहा है। क्या वंदे मातरम। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आप दिख रहे हैं? हाँ, वंदे थोड़ा और मातरम। ऊपर आ जाइए मोबाइल। वंदे मातरम, बिल्कुल करेक्ट, सुनाई दे दिया। बोलिए बोलिए आप। आज पोता पोती को मेरी तरफ से भी बधाई कि उन्होंने बहुत ही संस्कारित रूप से दादा दादी को ग्रीटिंग्स भेजा, और आपने उसकी वीडियो बनाई और आरजेएस फैमिली में भेजी, और यहाँ पे फेसबुक लाइव में दिखाया गया, शायद आपने देखा भी हो। मैं एक बात तो बताइए बताऊं, ये संस्कार कैसे मिल रहा है बच्चों? ये पोता पोती मेरे नहीं है, आरजेएस परिवार के पोता पोती हैं, और उन्होंने परिवार के नाम पर मुझे दिया जी। उनको मैं बोला कि इसको दो, हम आशीर्वाद देते हैं और इसको वीडियो बना कर भेजते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपने कहा है कि प्रचार नहीं, अपना यह सम्मान जो है वो तेज नहीं बनाता, आपका कहा हुआ मैं नहीं करूंगा। तब आज हमको कैसे ख्याल आ गया तो हमने उसको नए ढंग से प्रेजेंट किया कि भाई ये त्योहार जो है, ये आशीर्वाद जो है वो मेरे लिए नहीं है, समस्त अपने आरजेएस परिवार और समस्त भारतीय परिवार के लिए ये है। जी ये विचार जब मेरे में आया तब मैंने इसको आपको भेजा दिया। जी जी, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार परिवार है, तो इसको परिवार के रूप में आप सब कोई ग्रहण करें तो होली में हम लोग एक दूसरे के झगड़े को भी प्रेम से लेंगे। मैं यार कब अपने बचपन की कहानी बताता हूँ। होली के दिन हम लोग सब बच्चे लोग मिलकर गोईठा चुराते थे, और गोईठा होली में जलाने के लिए। और जब गोईठा चुराते थे तो कुछ लोग गाली देते थे, परिवार वाले निकल कर, तब भी खूब हंस कूद कर नाचते थे होली होली करके। और जिस घर में हमारा छूट गया चोरी करना, वो उसे बुलाकर, उनकी बहनें बच्चियां बुलाकर कहती थी जाकर चुराओ पीछे से, दादी से हम बात कर रहे हैं।
वो दादी को फंसाए करती थी, चोगी करके लाते थे, तब वो दादी बोलना शुरू करती थी और मजा आता था। तो लोग अच्छा। एक दूसरे का, यही हमारा भारत एक परिवार है। परिवार की तो तरह उसमें जीने की लड़ाई कला लड़ाई हमारे झगड़े में बचपन से सिखाई गई है, आदत डाली की। आज के विज्ञान में, आज विज्ञान के नाम पर, प्रगति के नाम पर हम उस ओरिजिनल अपने परिवारवाद को, भारत एक परिवार की मुहिम को आज फिर से चालू करके देखकर मैं आप उदय मन्ना जी का और RJS पॉजिटिव मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। हम लोग वंदे मातरम। होली वंदे मातरम। शुभ हो। आपके पोता पोती कितने साल के हैं? वो चौथे में जाएंगे, इसके काज कंप्लीट करके आए हैं। अच्छा, तीसरी चौथी क्लास में हैं। चलिए, तो बहुत बहुत चौथे में स्टार्ट होली की करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। छुट्टी हो होली की आज आपकी आवाज बहुत क्लियर आई, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद। जी हाँ, तो अब फेसबुक लाइव का जो समय है वो संपन्न होने जा रहा है। आपको बता दें कि कल सायं 8 बजे 28 मार्च 2021 को सायं 8 बजे, जैसा कि गुरुवार, शनिवार और रविवार को सायं 8 बजे फेसबुक लाइव सकारात्मक भारत जन आंदोलन का लगातार जारी है। आज 133वें अंक में आप सब आए और कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब उदय मन्ना को ये फेसबुक लाइव 27 मार्च का, जो कि होलिका दहन से की पूर्व संध्या पे पेश किया जा रहा है, विश्व रंगमंच दिवस के दिन 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।